आज का अपना विषय है भारतीय विदेश नीति और कूटनीति। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति में पंचशील एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर अत्यधिक बल दिया था। उनकी ये विदेश नीति आदर्शवादी थी, जो राष्ट्रीय हितों के आदर्श रूप में प्राप्त करना उनका लक्ष्य था। परंतु पाकिस्तान और चीन जैसे राष्ट्रों के कारण नेहरू की एशियाई एकता का जो विचार था वो विफल हो गया, क्योंकि चीन के द्वारा समाजवादी सुदृढ़ता और पाकिस्तान के द्वारा अमेरिका के सैन्य संगठन का समर्थन किया गया। भारत के द्वारा अमेरिका एवं सोवियत संघ दोनों के साथ संबंध बेहतर बनाने का प्रयास किया गया, परंतु भारत सैनिक गठबंधन से अलग रहा। ये गुटनिरपेक्षता की सबसे बड़ी सफलता भारत की रही। भारतीय विदेश नीति को दूसरे शब्दों में हम गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति कह सकते हैं। विदेश नीति को किसी भी देश की आंतरिक परिस्थितियों एवं बाहरी जो परिणाम होते हैं उनका योग कहा जा सकता है। इसलिए स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के लिए नेहरू ने दोनों महाशक्तियों के आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया। स्वतंत्र भारत में आर्थिक विकास देश की मूलभूत आवश्यकता थी। नवस्वतंत्र भारत को सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और उद्योगों के विकास की थी। इसलिए सैनिक सामग्री पर पैसा खर्च करने के बजाय आम आदमी के जीवन को बेहतर और अच्छा बनाने का लक्ष्य रखा गया। नेहरू ने सैनिक संगठनों में भागीदारी करने से इनकार कर दिया। आज़ादी के बाद भारत में लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हुआ, इसलिए विदेश नीति में स्वायत्तता की नीति अपनाई गई। भारत के कुछ राजनीतिक दल अमेरिका के साथ संबंध बेहतर बनाने के समर्थक थे, तो अन्य दलों के द्वारा रूस के साथ बेहतरीन संबंधों का पक्ष लिया गया, जबकि गुटनिरपेक्षता नीति के अंतर्गत भारत के दोनों महाशक्तियों के साथ संबंध मधुर और मित्रतापूर्ण बनाने का प्रयत्न किया गया। सोवियत संघ के साथ मधुर संबंधों का निर्माण करके भारत में सार्वजनिक उद्यमों के विकास के लिए सहायता प्राप्त की गई, जबकि अमेरिका से तकनीकी और आर्थिक सहायता प्राप्त की गई। 1947 से 1959 तक गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति सफल रही। भारत ने इस नीति के माध्यम से न केवल शीत युद्ध का सकारात्मक विरोध किया, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप विदेश नीति को दिशा भी प्रदान की। 1947 में एशियाई सम्मेलन, वर्ष 1955 में बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष नीति भी सफल दिखाई देती है। भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का आधार जो है वो बहुत मजबूत है। वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की विशेष भूमिका रही। नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को तीसरा गुट नहीं कहा, बल्कि उसे शांति का गुट कहा, शांति का मूवमेंट कहा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री और भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को विश्व का सबसे बड़ा शांति आंदोलन की संज्ञा दी गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शांति एवं निशस्त्रीकरण का मूल बल प्रदान किया गया है। इसके अनुसार गुटनिरपेक्षता महाशक्तियों का विरोध नहीं है, अपितु स्वतंत्रता के विस्तार की मांग है। 1962 में भारत ने चीन पर आक्रमण किया। इस युद्ध में किसी भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र ने भारत का साथ नहीं दिया तथा किसी ने भी चीन को आक्रामक राष्ट्र घोषित नहीं किया। अतः युद्ध के बाद भारतीय विदेश नीति के मूल आधारों पर प्रश्न उठाए गए। आलोचकों ने यहाँ तक कहा कि भारतीय गुटनिरपेक्षता की नीति असफल रही है, परंतु इस युद्ध के बाद भी भारत में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का पालन किया गया। विचारकों के अनुसार गुटनिरपेक्ष नीति विफल नहीं हुई है, बल्कि वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध में अमेरिका ने भारत का पूर्ण समर्थन किया, तो इसी दौरान सोवियत संघ पूर्णतः तटस्थ रहा और सोवियत संघ ने चीन के मत का समर्थन नहीं किया, क्योंकि चीन ने इस युद्ध को साम्यवाद और साम्राज्यवाद के मध्य का युद्ध कहा।
इस युद्ध के समय भारत की सामरिक और रणनीतिक विफलता स्पष्ट रूप से सामने आई, क्योंकि भारत युद्ध के लिए तैयार नहीं था, जबकि चीन ने एक सोची समझी रणनीति के तहत भारत पर आक्रमण किया था। गुटनिरपेक्ष विदेश नीति की असफलता को भारत चीन युद्ध से जोड़ना तार्किकता नहीं है, क्योंकि गुटनिरपेक्षता एक नैतिक एवं आदर्श दृष्टिकोण है, एक वैचारिक मोमेंट्स है, एक अंतर्राष्ट्रीय आदर्शवादी नैतिक दृष्टिकोण है। ये बिंदु यहाँ उल्लेखनीय है कि भारत यदि किसी सैन्य गुट का सदस्य होता तो भारत पर चीन आक्रमण नहीं करता, ये कहना कठिन है। नेहरू के बाद, यानी नेहरू की 1964 में मृत्यु हो जाती है, उसके बाद गुटनिरपेक्षता की क्या स्थिति रही? भारतीय विदेश नीति के कुछ परिवर्तन आया। भारत अब गुटनिरपेक्षता के साथ सुरक्षा को भी महत्व देने लगा, जिससे भारतीय विदेश नीति की व्यवहारिकता की तरफ झुकी नजर आती है। इंदिरा गांधी के शासनकाल में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति बनाए रखने के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता के मुद्दों पर विशेष फोकस किया गया। अतः इंदिरा गांधी की नीति ज़्यादा व्यवहारिक और आदर्शवादी थी। क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के परिवर्तित परिवेश के कारण वर्ष 1971 में भारत और सोवियत संघ के मध्य मैत्री संधि और मित्रता की संधि हुई। इस दशक में श्रीमती गांधी ने अंगोला और मोजाम्बिक में उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन का समर्थन किया। जिम्बाब्वे की अल्पमत सरकार का विरोध एवं रंगभेद नीति की आलोचना की गई। भारत ने फिलिस्तीन मुद्दे पर भी अपना रुख स्पष्ट किया। इंदिरा गांधी की सत्ता में आने के बाद भारत में समाजवादी झुकाव की नीतियों का व्यापक प्रयोग किया गया। उदाहरण के तौर पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीप्रश्न की समाप्ति, गरीबी हटाओ इत्यादि। ये परिवर्तन भारत को समाजवाद की ओर ले जाने का रास्ता था, जो पश्चिमी देशों को अच्छा नहीं लग रहा था। इंदिरा गांधी के शासन के दौरान भारत और सोवियत संघ के मध्य संबंध अत्यधिक प्रगाढ़ हुए। इंदिरा गांधी की विदेश नीति में अमेरिका और पाश्चात्य विश्व का आक्रामक विरोध भी दिखता था। अतः साम्राज्यवाद का विरोध, अमेरिका का विरोध प्रतीत होने लगा। भारत तथा सोवियत संघ की मैत्री और सहयोग की संधि हुई। आलोचक यहाँ तक कहते हैं कि भारत सोवियत मैत्री संधि को गुटनिरपेक्षता के विरुद्ध माना और गुटनिरपेक्ष नीतियों का उल्लंघन की संज्ञा दी, परंतु ये बिंदु ध्यान रखने योग्य है कि गुटनिरपेक्षता विदेश नीति का एक अवयव मात्र है, विदेश नीति का प्राय नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता किसी भी विदेश नीति का मार्मिक हित होता है, जिससे कोई भी राष्ट्र समझौता नहीं कर सकता। इस संधि के बावजूद भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया एवं गुटनिरपेक्षता को बनाए रखा, क्योंकि यह संधि गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं था। सन 1971 की भारत सोवियत मैत्री संधि के खंड 4 में यह स्पष्ट उल्लेख था कि सोवियत संघ भारत की स्पष्ट गुटनिरपेक्ष नीति का समर्थक है, तथा यह भी स्पष्ट है कि भारत सोवियत मैत्री संधि सैन्य गठबंधन से बिल्कुल अलग है। साथ ही भारत ने ब्रेजनेव द्वारा प्रस्तुत एशियाई सुरक्षा सिद्धांत की संकल्पना को अस्वीकृत कर दिया। इससे और स्पष्ट हो गया कि भारत ने गुटनिरपेक्ष विदेश नीति बनाए रखी। 1973 में अल्जीरियस सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आर्थिक मुद्दे केंद्रीय बन गए तथा भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग को महत्व दिया। वर्ष 1976 में कोलंबो प्लान ने भारत ने तीसरी दुनिया के बैंक के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसके द्वारा विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव था। सन 1977 में वास्तविक गुटनिरपेक्षता का नारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया। जनता पार्टी के अनुसार भारतीय विदेश नीति का झुकाव साम्यवाद के पक्ष में था तथा जनता पार्टी ने दोनों महाशक्तियों के साथ समान रूप से मित्रता संबंध बनाए रखने का प्रयास तथा अमेरिका के साथ संबंधों को बेहतरीन बनाने पर बल दिया गया, परंतु क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों के कारण अमेरिका और भारत के मध्य दूरी बनी रही। सोवियत संघ के द्वारा वर्ष 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप में एक नया शीत युद्ध प्रारंभ हो गया। भारतीय सरकार के द्वारा अमेरिका के बेहतरीन संबंध बनाने का प्रयास विफल हो गया। जनता पार्टी सरकार संघ शासन में पहली गैर
कांग्रेस सरकार थी जिसने गुटनिरपेक्ष नीति को कायम रखा, उसके द्वारा यह सिद्ध हो गया कि भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति पर एक आम सहमति है। भारत ने वर्ष 1979 में हवाना सम्मेलन में क्यूबा के प्राकृतिक मित्र के सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि भारत ने 1979 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान के हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया, अफगानिस्तान की एकता, अखंडता और संप्रभुता का समर्थन किया। जहां तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के भारतीय भूमिका का प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन 1982 में बगदाद में आयोजित होना था, परंतु ईरान और इराक के मध्य खाड़ी युद्ध के कारण 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत ने इस सम्मेलन में नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को प्रभावी रूप से समर्थन किया। इंदिरा गांधी के अनुसार विकास, निःशस्त्रीकरण, स्वतंत्रता एक दूसरे से जटिल रूप में अंतर संबंधित है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लोकतंत्रीकरण पर भी बल दिया। उनके अनुसार कोई पहली, दूसरी और तीसरी दुनिया नहीं है, बल्कि पूरा विश्व एक है। राजीव गांधी सरकार ने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ माना। वर्ष 1986 में हराले सम्मेलन में भारतीय सरकार के आर्थिक मुद्दों के अलावा अफगानिस्तान समस्या, अफ्रीका की रंग-भेद नीति की समाप्ति और नामीबिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया गया। राजीव गांधी ने अमेरिका के साथ संबंधों को सामान्य करने का प्रयत्न किया। चीन और पाकिस्तान की ऐतिहासिक यात्राएं भी की। राजीव गांधी में सत्ता में आने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक परिवर्तन हो रहे थे। इसी समय पूर्वी यूरोपीय राज्यों में साम्यवाद का अंत हो गया तथा उसके अतिरिक्त अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य संबंधों में सामान्य करने का भी प्रयत्न किया जा रहा था। सोवियत संघ के द्वारा आर्थिक सुधार कार्यक्रम अपनाए जा रहे थे। वर्ष 1991 में औपचारिक रूप से सोवियत संघ का विघटन हो गया और पूर्वी यूरोप और पश्चिम यूरोप के बीच एकीकरण हो गया। वार्सा पैक्ट सैनिक संगठन का विघटन हो गया। विश्व में उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों को बढ़ावा दिया गया। आर्थिक संयोग और क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का निर्माण इस युग की नवीन घटनाएं थी। कुछ विचारकों द्वारा यह प्रश्न भी उठाया गया कि क्या जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है उसकी प्रासंगिकता जो समाप्त हो गई है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो गुटनिरपेक्षता की रेलेवेंसी को लेकर भी जो क्वेश्चंस रेज किए गए, प्रश्न चिन्ह जो रेज किए गए, उसके संबंध में कहा गया कि विश्व में सोवियत संघ के विघटन के पश्चात और वार्सा पैक्ट के अंत के बाद गुटनिरपेक्ष विदेश नीति की प्रासंगिकता अब नहीं है। विचारकों के अनुसार अब तीसरा विकल्प अप्रासंगिक है। वर्ष 1990 के पश्चात भारतीय विदेश नीति में यथार्थवाद का प्रभाव हुआ। भारत की पहलकारी विदेश नीति का प्रयोग करते हुए सभी देशों के साथ अच्छे संबंधों के निर्माण का प्रयत्न किया और विदेश नीति में भू अर्थ के महत्व बढ़ा। अमेरिका के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। इसलिए कुछ यथार्थवादी जो चिंतक है, जिसमें राजा मोहन ने तो यहाँ तक कहा कि पीवी नरसिंह राव से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक के कार्यकाल में गुटनिरपेक्षता का मूल आधार विदेश नीति में लुप्त हो गया है। वर्ष 2016 में वेनेजुएला में आयोजित गुटनिरपेक्ष संगठन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाग नहीं लिया गया, बल्कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को सम्मेलन में भेजा गया था, जिससे ऐसा प्रतीत होता कि भारतीय विदेश नीति के लिए गुटनिरपेक्षता का महत्व नहीं रहा। लेकिन इसका आशय ये नहीं लिया जाना चाहिए कि राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष में से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लेता है, या उस आधार पर किसी प्रकार का अगर मूल्यांकन होता है तो निष्कर्ष निकाला जाता है, तो संभवतः एक प्रकार की ये सामान्य सी बात है। अब विदेश नीति में इसका प्रयोग केवल अलंकारिक रूप में किया जाता है। आलोचकों के अनुसार भारत तथा अमेरिका के मध्य वैचारिक मतभेद समाप्त हो गए हैं।
तथा अब भारत अपने राष्ट्रीय हितों को अधिक महत्व देने लगा है। साथ ही परमाणु शक्ति संपन्न भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। विचारकों ने तो यहाँ तक कहा है कि विगत वर्षों में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति से भारत को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो रहे हैं। इस मत से सभी लोग सहमत हैं। जैसा कि MS राजन ने कहा है कि गुटनिरपेक्ष विदेश नीति स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति का प्राय है, इसीलिए यह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। भारतीय विदेश नीति में आज भी प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उसके गुण और अवगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है। भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता कायम है। अमेरिका से मित्रता के संबंध और सुदृढ़ किए जा रहे हैं। रूस के साथ पहले से सदाबहार संबंध बने हुए हैं। इसलिए भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष स्पष्ट रूप से विद्यमान है। परंतु वर्तमान परिदृश्य में गुटनिरपेक्ष विदेश नीति में महाशक्तियों की सीधी आलोचना और विरोध के बजाय विकास के हितों को पूर्ण करने पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता कायम है, लेकिन महाशक्तियों का विरोध नहीं है, बल्कि मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। एक व्यवहारिक तरीके की खोज की गई है, व्यवहारिक कूटनीति को अपनाया गया है। अमेरिका के द्वारा वर्ष 2003 में इराक पर आक्रमण करने के पश्चात भारत ने इराक में आपसी सेना नहीं भेजी। वर्ष 2012 में बेहतरीन गुटनिरपेक्ष वर्ष 2012 में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो तेहरान में हुआ था, भारत ने उसमें भाग लिया। इस 16वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भाग न लेने के लिए अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर दबाव का प्रयोग किया गया। इजरायल भी भारत के इस सम्मेलन में सहभागिता का समर्थक नहीं था। उसके बावजूद भारतीय प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे। ये भारतीय विदेश नीति के स्वतंत्र और स्वायत्त होने का बहुत बड़ा प्रमाण है। भारत ने सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग और संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिक बनाने का समर्थन किया। वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। उस समय 51 देशों के द्वारा उनकी नींव रखी गई, जिसमें 5 स्थायी सदस्य थे। वर्तमान में UN के अंदर सदस्यों की संख्या बढ़कर 193 हो गई है, परंतु स्थायी सदस्यों की संख्या अभी भी 5 ही है। भारत ने ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की पुनर्संरचना की मांग की, जिसे भारत सहित विकासशील देशों को अधिक भागीदारी प्रदान की जा सके। भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO में विकासशील देशों के साथ मिलकर विकसित देशों को विभेदकारी नीतियों का जबरदस्त विरोध किया। शर्म अल शेख गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि भूमंडलीकरण सर्वसमावेशी होना चाहिए और वर्तमान आर्थिक मंदी के दौर में विकासशील देशों के हितों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। भारत के द्वारा वर्ष 1998 में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को देखते हुए परमाणु परीक्षण किया गया, परंतु भारत के द्वारा निर्मित परमाणु नीति में ये स्पष्ट उल्लेख है कि भारत परमाणु हथियार समाप्त कर देगा यदि विश्व के सभी देश परमाणु हथियार समाप्त कर दें। भारत द्वारा सार्वभौमिक एवं समग्र निशस्त्रीकरण का समर्थन किया गया है, लेकिन आत्म सुरक्षार्थ हथियार रखे जाएंगे। यदि सभी देश हथियार नष्ट करते हैं तो भारत इसके लिए तैयार है। भारत के द्वारा दक्षिण दक्षिण सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया है, क्योंकि भारत का दक्षिण दक्षिण सहयोग अभी भी विदेश नीति का मूल आधार है। विकासशील देशों के साथ साझे आर्थिक सहयोग के द्वारा पारस्परिक लाभ प्राप्त करने और विश्व में शांति और सहअस्तित्व के आदर्श को प्रभावी बनाना होगा। भारतीय विदेश नीति में तीसरी दुनिया के देशों के साथ संबंधों को अभी भी निर्णायक महत्व प्रदान किया जाता है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और पश्चिमी एशिया के साथ संबंधों के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध निरंतर प्रगाढ़ किए जा रहे हैं। इस प्रकार भारतीय विदेश नीति के अंदर गुटनिरपेक्षता का अहम प्रमुख स्थान है। मौजूदा समय में भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को गुटनिरपेक्षता 2 नेम सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। भारत द्वारा 21वीं शताब्दी में अपनाई जाने वाली स्वायत्त और स्वतंत्र विदेश नीति को हम गुटनिरपेक्षता का दूसरा काल या नेम 2 कहा जाता है। इसमें 21वीं सदी में अपनाए जाने वाले आधारभूत सिद्धांतों की रणनीतियों का उल्लेख किया गया है। ये भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर प्रभावी ढंग से प्रयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में
अपने विकल्पों को बढ़ाने से संबंधित है। ये नीति नेहरू की उदारवादी स्वायत्त नीतियों का व्यवहारिक रूप है। इस दस्तावेज में ये कहा गया कि भारत के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्माण में स्वायत्तता की नीति पर बल दिया गया। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से बनने वाले संबंधों में बाधक नहीं होंगे। ये दस्तावेज नेम 2 कहता है कि भारत का विश्व पर भौतिक प्रभावों से अधिक नैतिक प्रभाव है। गुटनिरपेक्षता सेकंड रणनीतिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर जोर देती है और महाशक्तियों के साथ साथ पड़ोसी देशों के साथ विशेष संबंधों पर इसमें बल दिया जाता है। साथ ये नीति भारत की घरेलू नीतियों और विदेश नीति के सहसंबंध बनाने का पर जोर देती है। विदेश नीति कैसे राष्ट्रीय विकास में सहायक हो सकती है? इस रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में भारत की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य होंगे। प्रथम, भारत विचारधारा और उद्देश्यों से अपने राष्ट्रीय हितों को सीमित नहीं करेगा। दूसरा, भारत अधिकतम रणनीतिक स्वायत्तता अर्जित करते हुए अपने भारतीय विदेश नीति का जो दूसरा लक्ष्य रखा गया है या दूसरा जो उद्देश्य वो यह है कि भारत अधिकतम रणनीतिक स्वायत्तता अर्जित करते हुए अपने विकास लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। तीसरा जो ऑब्जेक्ट रखा गया है नाम 2 का वो यह है कि एक समतामूलक विश्व व्यवस्था के निर्माण का प्रयास करेगा। गुटनिरपेक्षता 2 में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता को स्वीकार करते हुए ये कहा गया है कि सामरिक स्वायत्तता गुटनिरपेक्ष विदेश नीति का मूल आधार है। गुटनिरपेक्षता का महत्व आंदोलन के रूप में समाप्त हो सकता है, क्योंकि प्रारंभ में गुटनिरपेक्षता को साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के रूप में चित्रित किया गया था, परंतु स्वतंत्र विदेश नीति के रूप में इसका महत्व हमेशा बना रहेगा। वर्तमान में विश्व बहुध्रुवीय बन गया है। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत के द्वारा रूस के साथ परंपरागत संबंधों को सुदृढ़ किया जा रहा है। अमेरिका के साथ सामरिक संबंधों पर प्रभावी बल दिया गया है। जापान और जर्मनी भारत के नवीन सामरिक साझेदार है। यूरोपीय यूनियन के साथ सामरिक और आर्थिक दोनों संबंध बेहतरीन किए जा रहे हैं। इसके अलावा चीन के साथ संबंधों को मित्रतापूर्ण बनाने की पहल भी की जा रही है। इसीलिए वर्तमान में भारत सभी देशों और समूहों के साथ समानांतर संबंधों का विकास कर रहा है। चूँकि भारत सुदृढ़ महाशक्ति के रूप में हितों का विस्तार समूचे विश्व में फैला है, इसलिए वर्तमान नीति को बहुगुणता के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, जिसकी मूल विशेषता सामरिक स्वायत्तता की नीति है। गुटनिरपेक्षता विश्व राजनीति के लिए भारत की महत्वपूर्ण देन है। इसमें शांतिपूर्ण अस्तित्व और सहयोग पर बल दिया गया है। शांति न केवल अविभाज्य है बल्कि मानव समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वर्तमान घातक नरसंहार के हथियारों के युग में युद्ध का विकल्प सीमित हो गया है। गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का अवलंबन है, आधार है, आशा है, आशादीप के रूप में है।